वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग साइंस के फर्स्ट चैप्टर का हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर, आज पहली बार इस चैनल का कंटेंट देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ये चैनल को पहुंचाएं और अपने क्लासमेट्स को तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाई कर सके। और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस CO2, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है हम लोगों को गलत लग रहा है, उस स्टेटमेंट को हम लोगों को टिक करना है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है पहला नंबर में लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो यहाँ बोला जा रहा है कि लीड जो है वो रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तो एक बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर जो भी रिड्यूस हो रहा है वो लेड ऑक्साइड हो रहा है रिड्यूस, तो लेड तो नहीं हो रहा। और दूसरा बोला जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज्ड होगा, तो ऑक्सीडाइज मतलब क्या कि ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना। बट यहाँ पर रिएक्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ C है जो कि ऑक्सीजन को ले रहा है और वो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के CO2 में बन रहा है। कार्बन जो है वो CO2 में बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। और तीसरा में बोला जा रहा है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। हाँ, कार्बन जो है यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और जाकर के CO2 बना रहा है। और चौथा ऑप्शन में दिया है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। हाँ, तो लेड ऑक्साइड जो है वो PbO जाकर के कन्वर्ट हो जा रहा है Pb में, तो ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पूछा गया था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट जो है वो पहला और दूसरा है। ठीक है, पहला और दूसरा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 होगा हम लोगों का। ऑप्शन 1 जो है हम लोगों का आंसर होगा, क्योंकि इसमें A और B के दोनों के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये तो सबसे पहले एक रिएक्शंस दिया है। ठीक है, और इसमें बोला जा रहा है कि ये कौन सा रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, Fe2O3 रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम के साथ और Al2O3 प्लस Fe प्रोडक्ट में हम लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रहा है और फेरिक ऑक्साइड जो है वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और Fe को दे रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ देखना है कि ये जो हम लोगों को मिल रहा है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तो है, बट कैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल या डबल। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो मॉलिक्यूल्स है, यानी कि इसका जो हम लोग रिएक्शंस देख रहे हैं, ये सिर्फ एक के आयन का इंटरचेंज हो रहा है, दोनों का नहीं हो रहा है। तो हम लोग यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन में दिया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर दिया रहे तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में ही बात करेगा, और जहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहे तो वहां पर
इंडिविजुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में बात होगी। ठीक है, तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या होगा हाइड्रोजन क्लोराइड जो है अगर आयरन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑप्शन में दिया गया है, पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, और दूसरा ऑप्शन दिया है क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, तीसरा है नो रिएक्शंस टेक प्लेस, और चौथा जो है वो आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो हम लोग जानते हैं कि अगर HCl Fe के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोगों को मिलेगा आयरन सॉल्ट, यानी कि FeCl Fe2Cl3 प्लस वाटर H2O। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर हम लोगों से बोला जा रहा है व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले तो हम लोग को बताना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, और दूसरा बोला जा रहा है व्हाई शुड केमिकल रिएक्शंस बी बैलेंस्ड, और हम लोगों को बोला जा रहा है कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को ये मालूम है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन रिएक्टेंट इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, ये होता है। और क्यों केमिकल इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के वजह से कि एक साइड में ज्यादा मास ना हो जाए और दूसरे साइड में मास कम ना हो जाए। ठीक है, रिएक्शंस के बाद ना ही मास को कम होना है ना ही मास को ज्यादा होना है, तो उसको हम लोग संदर्भ में रख करके केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पर इसको बैलेंस करते हैं। किस बेस पर? कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि मास नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास को ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको लेकर के कि कहीं मास में इंटरचेंज ना हो जाए उसको हम लोग देखते हुए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम लोगों को, अगला और 5वां क्वेश्चन कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंस देम। ये जो केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है स्टेटमेंट में, उसको हम लोगों को इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है और फिर उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है हम लोगों को क्लियर में कि पहला जो है वो बोल रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म एमोनिया, जिसका फॉर्मूला NH3 होता है। अब हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को केमिकल इक्वेशन में लिखा, अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 3, अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ऐड करें हम लोग प्रोडक्ट साइड में
तो रिएक्टेंट साइड में 3 हाइड्रोजन ऐड करना होगा। तो यहाँ पर 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, और इसके साथ साथ नाइट्रोजन भी रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 2 हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है उसका फार्मूला होता है H2S। ये बर्न हो रहा है एयर के प्रेजेंस में, और हम लोगों को क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड, यही हम लोगों को मिला। अब हम लोगों को यहाँ पर इक्वेशंस को बैलेंस करना है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले अगर देखें कि हाइड्रोजन का बात, तो हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन को अगर देखें तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 3 है, तो हम लोग ऑक्सीजन को इवन पावर में लाएंगे। तो यहाँ पर अगर वाटर के साथ अगर 2 मॉलिक्यूल्स उसके कोएफिशिएंट में डालें तो हम लोगों का हाइड्रोजन जो है वो 4 हो जा रहा है, ऑक्सीजन 4 हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन को भी 4 करना है, सॉरी ऑक्सीजन जो है यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 2 4 हो रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गया। तो हाइड्रोजन को हम लोग 4 करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अगर 2 कोफिशिएंट में डालें तो हाइड्रोजन 4 हो गया, उसके साथ साथ सल्फर हम लोगों का 2 बढ़ गया। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि प्रोडक्ट साइड में सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पर हम लोग अगर सल्फर डाइऑक्साइड में अगर S को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 पुट करना होगा, और 2 पुट करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो 4 हो गया, 2 यहाँ 2 2 जा 4 और 2 6, तो ऑक्सीजन 6 हो गया। तो प्रोडक्ट साइड में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को 3 पुट करने से ऑक्सीजन जो है बैलेंस हो गया। ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रिसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो BaCl2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है Al2SO4 के साथ, और ये Al2SO4 होल 3 होता है, और ये हम लोगों को क्या दे रहा है, तो ये हम लोगों को दे रहा है AlCl3 और BaSO4। अब इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। ठीक है। तो बैलेंस करने का हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले बैलेंस अगर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्टेंट साइड में 12 है, 4 3 या 12। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये तो 4 3 या 12 है, और यहाँ पर देख रहे हैं प्रोडक्ट साइड में सिर्फ 4 है। तो यहाँ पर 3 अगर पुट करते हैं तो ऑक्सीजन जो है हम लोगों का फुल्ली बैलेंस हो गया। ठीक। अब बारी आता है ऑक्सीजन को बैलेंस हम लोगों ने किया, तो यहाँ पर सल्फर का 3 मॉलिक्यूल्स हो गया प्रोडक्ट साइड में, और रिएक्टेंट साइड में भी 3 मॉलिक्यूल्स है, तो सल्फर का तो झंझट खत्म। अब हम लोग अगर बेरियम को देखें तो प्रोडक्ट साइड में बेरियम का 3 मॉलिक्यूल्स है और रिएक्टेंट साइड में 1, तो यहाँ पर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स हो गया बेरियम का रिएक्टेंट साइड में भी, और इसके साथ ही हम लोगों का कैल्शियम का रिएक्टेंट साइड में 6 मॉलिक्यूल्स हो गया, 3 2 जा 6। ठीक। और हम लोग यहाँ पर 3 2 जा 6 करना है, तो कैल्शियम को प्रोडक्ट साइड में मतलब बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग यहाँ 2 पुट करेंगे तो एल्युमिनियम का 2 मॉलिक्यूल्स हो गया, और कैल्शियम तो ऑलरेडी बैलेंस हो ही गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में कि एल्युमिनियम का जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी है। ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों का सारा चीज बैलेंस हो गया। बेरियम जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में 2 है, बेरियम जो है रिएक्टेंट साइड में 3 है, और प्रोडक्ट साइड में भी 3 है। ठीक है। और कैल्शियम 6 है रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में भी 6 है। एल्युमिनियम 2 है रिएक्टेंट साइड में, तो
प्रोडक्ट साइड में भी एल्यूमिनियम 2 है। और सल्फर अगर 4 है रिएक्टेंट साइड में, तो सल्फर प्रोडक्ट साइड में ये SO4 के साथ 4 है, सॉरी 3 है। और ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 12 है, तो प्रोडक्ट साइड में भी 12 है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का ये 3 पार्ट जो है क्लियर हो गया। अब चौथे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बोला जा रहा है हम लोगों से कि पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो पोटासियम मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहा है। चौथे नंबर का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, पोटासियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले अगर देखें कि ऑक्सीजन का बैलेंस और पोटासियम का बैलेंस तो बराबर है, बट अगर हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 3। तो हम लोग सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। तो इवन पावर लाने के लिए हम लोग 2 पुट कर दिए पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर पोटासियम का भी 2 एटम हो गया, तो पोटासियम को रिएक्टेंट साइड में मैनेज किया हम लोगों ने 2 पुट करके। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन जो है 4 हो गया और रिएक्टेंट साइड में 2। तो यहाँ पर 2 पुट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन दोनों साइड बैलेंस हो गया, पोटासियम भी बैलेंस हो गया। अब बाकी बचा बात ऑक्सीजन का, तो इधर साइड H2O के साथ ऑक्सीजन जो है 2 है और KOH के साथ भी ऑक्सीजन 2 है। तो इसके साथ ही हम लोगों का ये रिएक्शंस जो है ये बैलेंस हो गया, क्योंकि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस भी मेटल का या एलिमेंट का इधर साइड है रिएक्टेंट साइड में, उतना ही प्रोडक्ट साइड में आ गया। ठीक है, तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसमें हम लोगों को बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने का हम लोगों ने अभी फंडा देखा कि कैसे हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को इक्वेशन दिया गया है HNO3 + CaOH होल 2 गिव्स CaNO3 होल 2 प्लस H2। इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड में हम लोग देख लेंगे कि ऑक्सीजन जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख के रखते हैं। इधर साइड जो ऑक्सीजन है एक टेबल बना लेंगे अगर हम लोग, तो आसान होगा हम लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग टेबल बना करके क्लियर करने का कोशिश करते हैं। यहाँ रिएक्टेंट का बात करते हैं और यहाँ प्रोडक्ट का। ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन को डाल दिया, हाइड्रोजन डाल दिए, नाइट्रोजन डाल दिए और यहाँ पर हम लोगों के साथ बच गया कैल्शियम। ठीक है, तो चलिए यहाँ देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन जो है 3 और 2, 3 to 5 है और प्रोडक्ट साइड में 6 7 है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। और अगर आप बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन जो है इधर रिएक्टेंट में 3 है और प्रोडक्ट में 2। ठीक है, तो अब नाइट्रोजन का बात अगर हम लोग करें तो नाइट्रोजन जो है 1 है रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो है वो 2 है। और कैल्शियम में अगर देखें तो कैल्शियम इधर 1 है और इधर साइड जाकर के ये 1 है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बैलेंस करें तो जितना मॉलिक्यूल्स इधर है उतना मॉलिक्यूल्स उधर होना चाहिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन को अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो ये 2 से इंटू होगा, तब जाकर के ये 2 होगा, और इधर भी 2 से इंटू होगा तो ये 6 होगा, और ये 3 से इंटू करने के बाद 6 होगा। ठीक है, तो ये मेथड अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन को अगर सबसे पहले बैलेंस करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन HNO3 के आगे अगर हम लोग 2 पुट करते हैं
तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, ठीक है। और जब ये नाइट्रोजन बैलेंस हुआ तो अब बात अगर हम लोग हाइड्रोजन का करें तो अब जैसे ही नाइट्रोजन बैलेंस हुआ, ठीक है, जैसे ही नाइट्रोजन बैलेंस हुआ वैसे ही हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसके संख्या में परिवर्तन हो गया, हाइड्रोजन की संख्या में रिएक्टेंट साइड में परिवर्तन हो गया। तो यहां पर एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया, यहां पर 2 हाइड्रोजन इस जगह से और 2 यहां से, तो 4, तो यहां 3 था, ये कन्वर्ट होकर के क्या हो गया 4। ये जैसे ही 4 हुआ तो हम लोग सबसे पहले अब अगर देखें कि हाइड्रोजन अगर रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में 2, तो हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पुट करेंगे 2, ठीक है। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन और कैल्शियम तो ऑलरेडी बैलेंस था, तो जैसे ही ये 3 बैलेंस हुआ तो हम लोग अगर अब ऑक्सीजन का नंबर ये जो है मैच करें तो हम लोग अब देखने को हम लोगों को क्या मिलेगा, तो सबसे पहले इसको इरेज कीजिए। और अब हम लोगों को क्या मिल रहा है देखने को कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर 6 है इसके साथ, और इसके साथ ऑक्सीजन 2 है, तो ये 8 हो गया। और यहाँ पर अगर देखें तो CaNO3 के साथ 6 ऑक्सीजन है और H2O के साथ 2 ऑक्सीजन है, 8। तो ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब अगले केमिकल इक्वेशंस को अगर हम लोग देखते हैं तो अगला केमिकल इक्वेशन जो है वो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं और उसको बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगला केमिकल इक्वेशन जो है वो क्या है, NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 और H2O। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो 3 है और प्रोडक्ट साइड में 2। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले इसको इवन में लाएंगे रिएक्टेंट साइड को। तो यहाँ अगर पुट करें 2 तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर हम लोगों का हो गया 2 2 4, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन जो है हम लोगों का 4 हो जाएगा, ठीक है। और अब अगर मैच करें तो हम लोग देख रहे हैं कि सोडियम रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, हाइड्रोजन 4 है तो उधर भी हाइड्रोजन 4 है। और ऑक्सीजन अगर देखें तो NaOH के साथ ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स है और H2SO4 के साथ 4, तो टोटल हो गया 6। और हम लोग यहाँ अगर आगे जाकर के देखें तो यहाँ 4 और यहाँ 2, तो 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों का बैलेंस हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम लोग बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है NaCl react with AgNO3 to gives us, तो ये हम लोगों को दे रहा है AgCl और NaNO3, ये हम लोगों को मिला, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड में भी 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ऑलरेडी बैलेंस है, सोडियम भी 1 है रिएक्टेंट साइड में यहाँ पर और इधर भी 1 है, Cl भी 1 है और इधर भी Cl1 है, Ag1 है तो Ag1 है, N भी 1 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 3 है तो प्रोडक्ट में भी 3 है। तो इसी के साथ हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया है, बैलेंस इक्वेशन ही दिया हुआ था हम लोगों को। अगला क्वेश्चन नंबर डी जो है उसमें बोला जा रहा है कि BaCl2 रिएक्ट विथ H2SO4 टू गिव्स अस BaSO4 और HCl, ठीक है। इसको हम लोगों को बैलेंस करना है।
तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बैरियम जो है ये दोनों साइड बैलेंस है, Cl2 जो है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर अगर 2 पुट करें हम लोग HCl के साथ तो 2 हो गया, और हाइड्रोजन जो है यहाँ 2 है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी 2 आ गया हम लोगों का, और सल्फर जो है वो 1 है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी 1 है, और ऑक्सीजन जो है 4 है तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर डी जो है हम लोगों का बैलेंस हो गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़े हैं तो अगला क्वेश्चन में हम लोगों से बोला जा रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को हम लोगों को लिखना है जो कि वर्ड इक्वेशंस में दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है CaOH2 प्लस CO2 गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है ये देता है, और वाटर H2O। ठीक है, इसको बैलेंस हम लोगों को करना है। तो बैलेंस में हम लोग देख रहे हैं कि दोनों साइड में जितना मॉलिक्यूल्स है कैल्शियम का उतना ही बराबर है। ऑक्सीजन भी रिएक्टेंट साइड में 4 है, प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 है तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। और अब अगर बात करें कार्बन का तो कार्बन भी एक एक ही है दोनों साइड। तो ये जो इक्वेशन है ये ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है, इसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है कोई भी चीज की। और अगला अगर हम लोग क्वेश्चन देखें कि जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, जिंक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि होता है AgNO3 गिव्स अस जिंक नाइट्रेट तो ZnNO3 और हम लोगों को सिल्वर मिल रहा है Ag। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग मतलब बैलेंस करें तो हम लोग देख रहे हैं कि जिंक जो है दोनों साइड इक्वल है और Ag जो है वो भी इक्वल है। अब बात आता है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड में 2 है और रिएक्टेंट साइड में 1, तो इस रिएक्टेंट साइड में हम लोग AgNO3 के आगे पुट करेंगे 2 ताकि नाइट्रोजन जो है हम लोगों का बैलेंस हो सके। और अब बात आता है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो है हम लोग मतलब अगर जैसे ही यहाँ पर N को बैलेंस कर रहे हैं तो Ag जो है वो इधर रिएक्टेंट साइड में 2 हो जा रहा है और प्रोडक्ट साइड में 1, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 2 प्रोडक्ट साइड में Ag के साथ, तो ये भी बैलेंस हो गया। और अब अगर बात करें ऑक्सीजन का तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन 6 है और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 6 है, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब अगला सवाल हम लोगों को मिल रहा है एल्युमिनियम जो है वो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है CuCl2 के साथ, और हम लोगों को क्या मिल रहा है AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, और इसको बैलेंस हम लोगों को करना है। तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एल्युमिनियम बैलेंस है, कॉपर भी बैलेंस है, बट क्लोरीन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो हम लोग क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए अगर इसको हम लोग इवन बनाएं प्रोडक्ट साइड में क्लोरीन को, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग क्लोरीन को बैलेंस Cl2 को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इवन में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इवन में जैसे ही हम लोग ने प्रोडक्ट साइड में Cl को बनाया तो वो एल्युमिनियम को 2 से बढ़ा दिया, तो हम लोगों ने एल्युमिनियम को रिएक्टेंट साइड में 2 पुट किया और उसको बैलेंस किया। और इसी के साथ जैसे ही हम लोगों ने Cl को 6 किया और रिएक्टेंट साइड में आकर के देखा तो रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन जो है वो 2 था, तो उसको 3 से इंटू करके ये बनाया गया आपका 6। और फिर अगर बात करते हैं कॉपर का,
तो ये रिएक्टेंट साइड में 3 हो गया था क्लोरीन को बैलेंस करने के टर्म में, तो हम लोगों ने प्रोडक्ट साइड में भी इसको 3 कर दिया। ठीक है, और अगले सवाल में बोला गया है कि बैरियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट के साथ, सॉरी पोटासियम सल्फेट के साथ, और हम लोगों को क्या मिल रहा है, ये हम लोगों को फॉर्म कर रहा है बैरियम सल्फेट और पोटासियम क्लोराइड। ठीक है, KCl। अब इसको अगर हम लोग बैलेंस करें तो सारा चीज हम लोगों को यहाँ पर बैलेंस देखने को मिल रहा है। बैरियम बैलेंस है, क्लोरीन यहाँ बैलेंस नहीं है तो क्लोरीन को हम लोगों ने बैलेंस किया, और यहाँ पर पोटासियम जो है ये भी बैलेंस हो गया इसके वजह से, क्लोरीन की वजह से, और S जो है 1 है दोनों साइड, और ऑक्सीजन जो है 4 है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या है कि बैलेंस हो गया है। ठीक है, और अब हम लोग अगर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है, और ये कौन सा टाइप का रिएक्शंस है इसको भी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को बोला गया है कि पोटासियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 गिव्स पोटासियम आयोडाइड, तो ये पोटासियम आयोडाइड होता है Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। ठीक है, तो ये हम लोगों को इतना मिला। अब इसको बैलेंस करना है और बताना है कि ये कौन से टाइप का रिएक्शंस है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डायरेक्टली हम लोगों को दिख रहा है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, क्योंकि दोनों का आयन एक्सचेंज हुआ है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें पोटासियम को, तो पोटासियम दोनों साइड बैलेंस है, और अब अगर दूसरा टर्म देखें बैरियम को, सॉरी ब्रोमाइड को, तो ब्रोमाइड जो है वो प्रोडक्ट साइड में 2 है और रिएक्टेंट साइड में 1, तो ये 2 करना है हम लोगों को, और ये हो गया पूरा इक्वेशन बैलेंस। जैसे ही हम लोगों ने बैरियम को, ब्रोमाइड को बैलेंस किया, वैसे ही पोटासियम का आयन बढ़ गया, पोटासियम का जो है पावर बढ़ गया, तो हम लोगों ने प्रोडक्ट साइड में जाकर के पोटासियम को भी बैलेंस किया, और उसके बाद हम लोगों ने जैसे ही मैच किया तो सारा एलिमेंट जो है बैलेंस हो चुका था। अब तीसरा क्वेश्चन जो है हम लोगों को, दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें मिल रहा है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट जो होता है ZnCO3 गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम लोगों को मिला। ठीक है, ये मिला, और हम लोगों को इसमें बताना है सबसे पहले कि ये कौन से टाइप का रिएक्शंस है। तो ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है क्योंकि एक ही सब्सटेंस 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में टूट रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोगों को बैलेंस करना है। तो बैलेंस में हम लोग देख रहे हैं कि जिंक जो है दोनों साइड 1 है, कार्बन जो है दोनों साइड 1 है, और ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड में भी 3 है। तो ये तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है हम लोगों का। अब अगले सवाल में अगर हम लोग देखें तो अगला सवाल में हम लोग को बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन का 2 है, क्लोरीन का भी 2 है, बट प्रोडक्ट साइड में दोनों का 1 है, तो 2 से अगर इनटू कर दें तो ये हम लोगों का रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, और हम लोगों को इसमें इसका टाइप ऑफ रिएक्शंस लिखना है। तो ये जो है कंपोजिशन रिएक्शंस है, और कंपोजिशन रिएक्शन इसलिए क्योंकि 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस या फिर एलिमेंट मिल करके एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसको हम लोग कंपोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और अब हम लोग देख रहे हैं
चौथे नंबर सवाल को। तो चौथा नंबर सवाल में हम लोगों से बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Mg जो है वो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का फॉर्मेशन कर रहा है विथ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब इसको हम लोगों को बैलेंस करना है और बैलेंस करने के टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हम लोगों को कि यहाँ पर हम लोगों का Cl2 जो है रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में 1 था, तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 पुट करके 2 किया और इसके साथ ही मैग्नीशियम जो है बैलेंस हो चुका है दोनों साइड। और अगर हम लोग देखें यहाँ पर हाइड्रोजन का बात करें तो ये भी बैलेंस हो चुका है इस 2 को पुट करने की वजह से। ठीक है, तो ये हम लोगों का बैलेंस हो गया और ये जो रिएक्शंस है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है क्योंकि सिर्फ एक का आयन जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है और ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर ताकि क्लियरली हम लोगों को पता चल सके जब भी अगला बार इस सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कंप्लीट होता है। और अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हम लोगों को बताना है और एक एक एग्जांपल भी देना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है ऐसा रिएक्शंस जो कि हीट रिलीज करे यानी कि एनर्जी को रिलीज करे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब डेफिनेशन। और हम लोग को इसका एग्जांपल देखने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन अगर जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 का फॉर्मेशन करता है और इसके साथ ही हीट को रिलीज करता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल। और अगर इंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात करें तो ऐसा रिएक्शन जिसको होने के लिए एनर्जी का जरूरत पड़े उसको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। जो कि एग्जांपल अगर देखें कि CaCO3 जो है हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और हम लोगों को क्या देता है CaO प्लस CO2। ठीक है, तो ये हम लोगों को मिलता है कि इंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होता है उसको हम लोगों को हीट देना होता है उस रिएक्शंस को करवाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एग्जांपल और इसका डेफिनेशन मैंने जैसे ही आपको बताया वैसा ही डेफिनेशन आपको लिखना है। और अगला क्वेश्चन हम लोगों का है और लास्ट क्वेश्चन आज के स्लाइड का, तो इसमें बोला जा रहा है हम लोगों को कि व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्यों मानते हैं, क्यों जानते हैं या मानते हैं जो भी है। तो इसमें पहला बात क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी को चाहिए और हम लोग देते हैं, खाने के तौर पर लेते हैं और ये जो है ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ये ऑक्सीडाइज्ड होकर के क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और जाकर के हम लोगों का एनर्जी के रूप में वर्क करता है। एनर्जी यानी कि हीट जो है एक प्रकार का एनर्जी है। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है यानी कि निकलना, एनर्जी फॉर्म हो रहा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस रिएक्शंस में जैसे ही एनर्जी रिलीज हो रहा है तो दूसरा बात हम लोग क्या जानते हैं कि एक्सोथर्मिक जो होता है रिएक्शन वो उसमें एनर्जी जो है रिलीज होता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो रहा है तो हम लोग जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में ही सिर्फ एनर्जी रिलीज होता है। तो ये तो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का सारा पॉइंट, इसमें सेटिस्फेक्शन। रेस्पिरेशन में जो है सारा पॉइंट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ही सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये
एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का सेटिस्फाई कर रहा है और सारा कंक्लूजन रेस्पिरेशंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में बराबर मिल रहा है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट होता है यहीं पर। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही रोज इसमें वीडियो आएंगे क्लास 10th से रिलेटेड। सारे वीडियो A to Z मिलेंगे आपको साइंस और मैथमेटिक्स के, और आने वाले दिनों में भी अच्छे अच्छे कंटेंट डाला जाएगा, चाहे वो सोशल का हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट का, इंग्लिश का हो, सारा कंटेंट एक एक करके आएगा। बट फिलहाल अभी मैथ्स और साइंस ही आपको इस चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।